अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर उसामा रमज़ान और आज हम सीखेंगे कि डेली प्रोग्रेस नोट्स कैसे लिखते हैं, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है और मैं एक एग्जांपल के साथ आपको डिटेल में इन्हें लिखना सिखाऊंगा। चलें स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं कि डेली प्रोग्रेस नोट्स क्यों इम्पोर्टेंट हैं। ये आपकी एक लीगल डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट है, तो इसलिए 1 साल के बाद भी अगर आपको फ़र्ज़ करें कि किसी पेशेंट के बारे में पूछा जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल फैमिली ने एक किसी कंप्लेन में ये मेंशन कर दिया है कि जी हमारे पेशेंट को सही चेक नहीं किया गया था, तो योर नोट्स इज़ द ओनली प्रूफ कि आपने उसके लिए वो बेस्ट ट्रीटमेंट या प्लान बनाया था जो उसके लिए ज़रूरी था। सेकंड इज़ टू कम्युनिकेट विद योर कोलीग्स एज वेल। तो आपने क्या करना है कि अच्छे से नोट्स इसलिए भी लिखने हैं ताकि जब आप ड्यूटी पर नहीं मौजूद तो तब आपके नोट्स जो हैं उससे आपके कोलीग्स को इतनी इनफ और गुड और येट डिटेल्ड जो है इंफॉर्मेशन शेयर हो कि वो उसको उस प्लान को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर सकें ताकि मरीज की जो केयर है उसमें कोई फ़र्क ना आए। एंड अदर एस्पेक्ट्स जो हैं वो डेली प्रोग्रेस नोट्स के वो यही है कि इससे आपको टाइम टू टाइम पेशेंट की जो एक प्रोग्रेस है कि पेशेंट इज़ गेटिंग बेटर और गेटिंग or not getting better or we should change something in the management of the patient, तो ये इसी से आपको आइडिया होगा। तो इसके बारे में मैं इम्पोर्टेंटली ये बस इन शॉर्ट कहना चाहूँगा कि आपने डेली प्रोग्रेस नोट्स लिखते हुए जहन में ये रखना है कि अगर आपको 2 साल के बाद भी अगर उस पेशेंट की फाइल रीड करनी पड़े तो आपको वो खुद भी समझ आए और आप उनको खुद समझ कर दूसरों को भी समझा सकें। तो इसलिए क्लियर लिखने हैं और क्लियर के साथ साथ डिटेल्ड भी लिखने हैं। और जिस तरह बाकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन या वट एवर पेशेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंटेशन में ये रूल है कि एवरी एंट्री ऑफ योर शुड बी टाइम्ड, डेटेड, साइंड एंड स्टैम्प्ड। यानी आपने हर एक जो एंट्री है उस पर टाइम लिखना है, डेट लिखनी है, अपने साइन करने हैं और स्टैम्प लगानी है। सो ये एक जनरल रूल है कि एज ए डॉक्टर काम करते हुए आप बेशक जूनियर हैं, सीनियर हैं, एक पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं या कोई भी हैं, आपने मरीज के मतलब कोई भी एक प्लान बनाया है या अपनी एक राय जो है एक्सप्रेस की है उसे आपने लिख देना है डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में, उसको आपने किसी पेपर के ऊपर। अच्छा जी, बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ कि डेली प्रोग्रेस नोट्स जो हैं उसको लिखने का वर्ल्ड वाइड सबसे बेस्ट मेथड क्या है, एंड दैट यू ऑल ऑलमोस्ट नो के दैट इज सोप नोट्स, जिसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव असेसमेंट एंड प्लान का जो एक सुना हुआ सुनाया हुआ लफ्ज़ है सोप। सोप नोट्स दुनिया भर में सबसे बेस्ट मेथड जाने जाते हैं पेशेंट के रिलेटेड जो प्रोग्रेस नोट्स को डॉक्यूमेंट करने के लिए। अच्छा जी, चले मैं आपको समझाने के लिए एक पेशेंट की हिस्ट्री है वो बताता हूँ कि एक 27 साल का जो एक मेल पेशेंट था वो आपके पास फीवर की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। और पेशेंट को जो आपके पास एडमिट हुआ आज दाखिल हुए हुए तकरीबन 4 दिन गुजर चुके हैं। इसके बाद साथ साथ पेशेंट जो है उसको आपने जो है मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स दी और उसी के साथ वो आपके वार्ड में अंडर ट्रीटमेंट है। तो आप इसको अब कैसे जो है वो लिखेंगे सोप नोट्स की फॉर्म में, मैं आपको एलेबोरेट करता हूँ। ओके, सो ब्रीफली ये होता है कि आप जब लिख रहे होते हैं सोप नोट, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन स्लैश जो है वो थोड़ा सा आप ऊपर अपनी एंट्री लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंट में एज ए पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट काम कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे कि इवनिंग के डेली प्रोग्रेस नोट्स या फिर मॉर्निंग के डेली प्रोग्रेस नोट्स। ठीक है जी, EDPN स्लैश मॉर्निंग DPN।
उसके बाद आप नीचे लिखेंगे कि जी आज फॉर एग्जांपल 26 तारीख है, 8वां महीना है और 2023 है, और टाइम आप लिख देंगे फॉर एग्जांपल 4 बजे दोपहर के आपने ये नोट्स एंटर किए, और अपना यहाँ लिखते हैं कि PGR और सामा रमज़ान। ठीक है जी। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट नीचे जो है वो लिख देना है, फॉर एग्जांपल अगर ऑलरेडी कोई डायग्नोसिस बना हुआ है तो इसको आपने इस साइन के साथ शो कर देना है कि जी पायरेक्सिया ऑफ अननोन रीजन फॉर एग्जांपल। अब इसके बाद आप थोड़ी बहुत जो इंट्रोडक्शन होता है, जैसे पेशेंट नेम, जैसे असगर, एज 29, मेल, ठीक है। और इसमें आप थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन ये लिख सकते हैं कि 3rd और 4th पोस्ट एडमिशन डे के 4 दिन आपके पास दाखिल हुए हो चुके हैं। और इसी के साथ आप फिर नेक्स्ट जो है ये यानी कि मैं उस सोप नोट से थोड़ी एडवांस्ड मेथड जो है सोप का वो बनाने की आपको या बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें आप शुरू में इतना सा लिखें और उसके बाद ये इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख दें। उसके बाद अब आप प्रॉपर तरीके से जो एस पार्ट है सोप नोट्स का, सब्जेक्टिव जिसे बोलते हैं, उसमें आप मेनली जो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं जिस वजह से वो आपके पास आया है उसे मेंशन करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में मेंशन किया था कि पेशेंट जो था वो प्रेजेंटिंग कंप्लेन फीवर के साथ आपके पास आया था और उसको वो फीवर तकरीबन 1 मंथ से था। ठीक है जी। तो अब वो आपके पास प्रेजेंटिंग कंप्लेन फीवर लेकर आया था। अब डेली प्रोग्रेस नोट्स का नाम ही प्रोग्रेस है, तो आपने क्योंकि ये फर्स्ट डे भी एंटर किए होंगे नोट्स और आप 3rd डे पे भी कर रहे हैं, तो आपने इस सोप नोट्स के अकॉर्डिंगली इसमें हो सके तो ख़ास तौर पर मेंशन करना है कि ये ड्यूरेशन तो करनी करनी है आपने उसको, क्योंकि प्रोग्रेस उसकी नोट कर रहे हैं कि वो कम हुआ है ज़्यादा हुआ है। जैसे कि फीवर एक ऐसी कंप्लेन है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं उसकी बेटरमेंट का अंदाज़ा उसके कम होने से, उसके ख़त्म हो जाने से या बढ़ जाने से यानी कि ख़राब होने से भी लगेगा। जैसे आप लिख सकते हैं कि डे 1 पे फीवर वाज continuous and was touching 100 degree Fahrenheit, and now on 3rd day for example it is now 98.6 degree Fahrenheit. So this will indirectly show that the progress is going in a better direction, and then you will also can mention that there is an active complaint. For example जैसे पेशेंट कहता है कि आया तो बुखार की वजह से था लेकिन अभी यहाँ जब से हॉस्पिटल आए हैं इसे खारिश हो रही है। जैसे अक्सर हॉस्पिटलों में आपको पता है कि ज़रा स्केबीज बड़ी कॉमन है या खटमल काट कर हो सकती है, तो स्केबीज या वट बेसिकली कंप्लेन मेंशन करनी है। वो पेशेंट कह सकता है कि प्रूराइटस मुझे खारिश हो रही है, तो इससे भी आपका जो है ना वो एक एक्चुअल रिफ्लेक्शन होगी कि आप पेशेंट की कंडीशन से बहुत ज़्यादा अवेयर हैं। तो इसके साथ कुछ लोग बाज़ात इसी के साथ साथ यहाँ पर हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले ही लिख देते हैं कि जैसे पेशेंट इज़ ऑलरेडी स्टेटस पोस्ट अपेंडेक्टमी। जैसे अगर इसका रिलेशनशिप आपकी बुखार की कंप्लेन के साथ बन रहा है तो ठीक है, अदरवाइज जनरली अब जितनी आपको पता क्रॉनिक डिजीज़ बन गई हुई हैं उस हिसाब से तकरीबन हर पेशेंट की आप डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, अगर ये ओल्ड एज होता तो ज़्यादा एप्लीकेबल ये वर्ड्स थे। और इसी के साथ स्मोकर, नॉन स्मोकर, अल्कोहलिक, नॉन अल्कोहलिक, या फिर अस्थमेटिक, नॉन अस्थमेटिक है, या सीओपीडियन वगैरह इस तरह की, और हेपेटाइटिस बी सी का स्टेटस और टीबी वगैरह ये चीज़ें भी सरसरी से आप साथ में ऐड कर सकते हैं। नाउ आफ्टर सब्जेक्टिव पोर्शन जो हमने इसका कवर कर लिया है, आपको ऑलमोस्ट अच्छी समझ आ गई होगी कि इसमें असल में मतलब क्या होता है और इसको आपने कैसे डिस्क्राइब करना है। तो नेक्स्ट पार्ट है ऑब्जेक्टिव। अब इस ऑब्जेक्टिव पोर्शन के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो इसका है वो है वाइटल्स। अब जैसे ही आप इसके वाइटल्स डेली बेसिस पे डॉक्यूमेंट कर रहे होंगे इससे भी पेशेंट की प्रोग्रेस रिफ्लेक्ट होगी। आप फॉर एग्जांपल मेंशन कर देते हैं कि पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो है आज के दिन में वो 120/80 है,
जब पेशेंट आया था तब उसका ब्लड प्रेशर 90/60 था। सो दिस इज आल्सो इनडायरेक्टली शोइंग कि ये पेशेंट अब बेटर हो गया। इसी तरह रेस्पिरेटरी रेट जब पेशेंट आया था वो आपके पास जो था वो 35 था, आज जो है वो 20 है। इसी तरह हार्ट रेट जब पेशेंट आया था तो उस वक्त 120 पर मिनट था, अब पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो 92 पर है। इस तरह ही आप साथ जो है वो टेम्परेचर मेंशन कर दें तो वो भी आप बताएंगे कि जी पहले जब पेशेंट आया था तो डेली हर वक्त हर घंटे 100 रह रहा था, आज वो जो है 98 है। तो इस तरह आप जो है ऑब्जेक्टिव में वो चीज़ें मेंशन करेंगे जो कि आपने खुद चेक करनी है, रिकॉर्ड करनी है, जो पेशेंट बता नहीं सकता, यानी कि अदर देन द हिस्ट्री बाकी सब चीज़ें जो कि इम्पोर्टेंट हैं पेशेंट के पर्सपेक्टिव से ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में आ जाएंगी। इसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव कैटेगरी का दूसरा इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है एग्जामिनेशन। आप यहाँ पर इस तरह से मेंशन करेंगे कि जब पेशेंट प्रेजेंट किया था उस वक्त कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की एग्जामिनेशन पे आपको कोई चीज़ नहीं नोट हुई थी, तो आप अक्सर शॉर्ट फॉर्म में S1 प्लस S2 प्लस 0 से मेंशन कर सकते हैं। इसी तरह आप मेंशन कर सकते हैं कि जो सेंट्रल नर्वस जो आपका CNS एग्जामिनेशन है, या आप कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम का एग्जामिनेशन है, उसमें आपको डे 1 पर भी कोई ख़ास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं मिली थी, आज भी नहीं मिली। जैसे कि जब आया था तब GCS 15/15 था, आज भी उतना है। और सेंसरी और मोटर सिस्टम जो थे वो बिल्कुल ठीक थे और आज भी बिल्कुल ठीक हैं। हाँ, आप ये मेंशन करेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम की एग्जामिनेशन जो है वो डे 1 पर जब पेशेंट आया था तो उसकी कोर्स करेक्ट्स थे जो कि आज हैं, ख़त्म हो चुके हैं या कम हो चुके हैं। इसके अलावा अगर आप नॉर्थ मेंशन करना चाहें तो यहाँ पर आप लिखेंगे नॉर्मल वेजिटल ब्रीथिंग प्लस 0, यानी कोई एडिट साउंड नहीं है। इसके साथ आप जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का अक्सर जो एक निमोनिक डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज़ किया जाता है वो जैकल्स का है। जॉन्डिस, अनीमिया, क्लबिंग, काइलोनिकिया, लिम्फेडिनोपैथी, अडीमा एंड स्किन चेंजेस जिसमें के साइनोसिस या कोल्ड क्लैमिक स्किन एक्सट्रीमिटीज वगैरह आप मेंशन कर सकते हैं, या कुछ लोग इसे स्वेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। एक सिस्टम हमारा जो रह गया है वो है GIT। आप इसे भी इसी पैटर्न में डॉक्यूमेंट करेंगे कि जब पेशेंट आया था तो तब भी पेशेंट की जो थी सॉफ्ट अब्डोमेन था, नॉन टेंडर था और साथ में बाउल साउंड्स भी पॉजिटिव थी। ये एक शॉर्टेस्ट फॉर्म है एग्जामिनेशन को लिखने की। अगर आप डिटेल में सारा करना चाहें तो उसका पैटर्न फिर आप सबको पता ही है कि ऑलमोस्ट हर सिस्टम की एग्जामिनेशन में जहाँ पर इंस्पेक्शन से ले स्टार्ट होता है काम, और फिर इंस्पेक्शन के बाद आपका जो है वो कहीं पर पाल्पेशन की तरफ चला जाता है, कहीं इंस्पेक्शन से परकशन की तरफ चला जाता है, और फिर उसके बाद ऑस्कल्टेशन भी होती है। तो बहरहाल ये आपका दूसरा जो सेकंड पोर्शन था ऑब्जेक्टिव की कैटेगरी में वाइटल्स के बाद एग्जाम का था। नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव कैटेगरी, दैट इज लैब्स। तो अब हम यहाँ पर भी इसी पैटर्न में ये लिखेंगे कि जी जब पेशेंट फर्स्ट डे आया था तो जो इम्पोर्टेंट फाइंड लैब्स हों, जैसे फॉर एग्जांपल डे 1 पर पेशेंट का TLC था 33,000 और अब आप आज नोट्स लिख रहे हैं तो जी पेशेंट का TLC कितना है जी 12। तो इट इज़ आल्सो फेवरिंग के आपका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल हुआ और एंटीबायोटिक से अब जो है पेशेंट के TLC भी नीचे आ गया। इसके अलावा और भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हों वो आप लैब्स में मेंशन कर सकते हैं। तो आई थिंक ऑब्जेक्टिव कैटेगरी में ये वाइटल्स, एग्जामिनेशन और लैब्स ही आपकी 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर स्पेशल के नाम से भी कुछ ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखना चाहेंगे साइटिक फ्लूइड के एग्जामिनेशन हमने करवाया था क्योंकि पेशेंट को साथ असाइटिस भी थी, या वट एवर आपका कोई भी पेशेंट किसी भी कैटेगरी का हो सकता है, तो उसमें आप स्पेशल का वर्ड लिखकर उसमें आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द थर्ड or you can say C portion, that is A of the SOAP notes, subjective, objective and assessment and now and way plan। तो अब आप इतना कह सकते हैं
कि पेशेंट जो कि 29 साल का मेल था, जिसको 1 माह से फीवर था, आपकी एग्जामिनेशन के मुताबिक उसके रेस्पिरेटरी जो पोस्ट क्रेपिटेशन थी और TLC हाई था। सो योर असेसमेंट इज बेसिकली पेशेंट इज हैविंग sepsis secondary to low respiratory tract infection that is most probably due to community acquired pneumonia। और फर्दर आप ये इसमें ये भी मेंशन कर सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स फॉर दिस इन्फेक्शन वर द डायबिटीज़ या जो भी अगर किसी पेशेंट को हो, यानी कि आपने असेसमेंट में बेसिकली इस पेशेंट की जो बीमारी उसको हुई, क्यों हुई। फॉर एग्जांपल मैं इसको इस तरह डिस्क्राइब करता हूँ, व्हाई दिस पेशेंट एंड व्हाई नाउ एंड व्हाई नॉट यू हैव डेवलप्ड द सेम कंप्लेंट। क्योंकि आपको तो इन्फेक्शन नहीं हुआ, मरीज को हुआ, और उसी को क्यों हुआ। इसके लिए हमने ये एक शॉर्ट समरी से समझने की कोशिश की है कि बेसिकली पेशेंट को रिस्क फैक्टर मौजूद थे, पेशेंट ने जो है इन्फेक्शन एक्वायर किया और पेशेंट ने वक्त पर ट्रीटमेंट नहीं लिया और उसको फर्दर जो है वो फिर हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ गई। अदर असेसमेंट में अब आपका सेकंड पोर्शन क्या है कि पेशेंट इज़ बेसिकली इम्प्रूविंग। तो आपने ये भी मेंशन करना है कि नाउ पेशेंट इज़ बेसिकली इम्प्रूविंग। और जैसे आपके पिछले नोट्स से आपको अंदाजा होगा, थर्ड पे पेशेंट इज़ नाउ आउट ऑफ डेंजर। और यू कैन से कि जैसे कोई पेशेंट अगर सेप्सिस के साथ सेप्टिक शॉक में हो, ट्रिपल आइनोट्रोपिक स्पोर्ट्स चल रही हों और मैक्सिमम ड्रग्स के बावजूद पेशेंट रिकवरी की तरफ ना जा रहा हो, तो यू कैन मेंशन हियर द पेशेंट इज़ क्रिटिकल एंड मे नीड फर्दर ICU केयर। ठीक है जी। इसके बाद फिर असेसमेंट के अंदर जो है वो और भी आप अपने हिसाब से उसे मॉडिफाई कर सकते हैं। द मैसेज हेयर इज़ टू ब्रीफली डिस्क्राइब एवरीथिंग पॉसिबल इन ए बेस्ट पॉसिबल वे। अब इसके बाद लास्ट पर जो एसेंस है, सारी की सारी जो इन नोट्स की जान है, जिससे आपका जो पहचान बननी है, दैट इज़ प्लान। तो अब प्लान मैं आपको एक नेक्स्ट पेज पर समझाता हूँ। तो हियर वी हैव प्लान। अब आपने जब पेशेंट को सब्जेक्टिव कंप्लेन सुनी, ऑब्जेक्टिव डाटा रिकॉर्ड किया, अपनी एक असेसमेंट बनाई, तो अब आप बनाएंगे प्लान। तो प्लान बेसिकली इज ए मैनेजमेंट प्लान एंड मैनेजमेंट कंटेन्स एवरीथिंग। इट कंटेन्स ट्रीटमेंट, इट कंटेन्स इन्वेस्टिगेशन, इट इवन कंटेन्स शिफ्टिंग टू समवेयर that is far away from your hospital, or you can say a different hospital, or shifting to a HDU or ICU. Everything comes into the management category. So the way I write plan is I divide this into 3 main portions, and that is first is treatment. तो treatment यानी कि medications जो हैं बेसिकली वो एक आप लिंग में उसको कवर कर लेते हैं। दूसरे में आप जो है वो उसका वर्कअप कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, कि अभी कुछ वर्कअप हम कराना चाहेंगे या नहीं कराना चाहेंगे। थर्ड इज के आपके वार्ड में जो पेशेंट ये एडमिट हुआ है या वेर एवर, फॉर एग्जांपल आप एमरजेंसी में हैं, वार्ड टास्क स्लैश एमरजेंसी टास्क आप जो भी हैं उनको आप हाईलाइट कर सकें। अब मैं आपको बताऊंगा कि वर्कअप, फॉर एग्जांपल आपके पास ये पेशेंट अभी जो है इम्प्रूव नहीं कर रहा होता, तो आपने यहाँ पर अब वर्कअप में क्या लिखना था कि फर्स्ट के जी ये इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन ही है, या फिर फॉर एग्जांपल फीवर की और काज मलिग्नेंसी हो सकती है, इन्फ्लेमेशन हो सकती है। तो आपने फर्स्ट तो मेक श्योर करने के लिए कि जो है वो डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज़ का जो वर्कअप करना है, उसके लिए आपने डायग्नोसिस ऑफ डिजीज़ में कुछ आपके वर्कअप की इन्वेस्टिगेशन इस कैटेगरी में फॉल करेंगे। मैं आपको एक अनदर एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक पेशेंट अनीमिया के साथ आपके पास प्रेजेंट किया, तो एक लिम्ब में यानी एक जो कैटेगरी होगी वो तो सिर्फ इस चीज़ की होगी कि आप ये डायग्नोज करेंगे कि वाकई ही अनीमिया है और उसकी सिवेरिटी क्या है। ठीक है। अब दूसरी जो कैटेगरी होगी वो अंडरलाइन काज के लिए आपके जो इन्वेस्टिगेशंस होंगी। फॉर एग्जांपल आप यहाँ लिखें
हो सकता है कि ये अनीमिया हीमोफीलिया की वजह से हो, तो फिर आपके पास HP लैक्टोफोरेसिस आपके प्लान में ऐड हो जाएगा। अब इसी तरह अगर आपको लग रहा है कि ये सिकल सेल डिजीज़ की वजह से अनीमिया है, तो इसमें आपके पास फिर पेरिफेरल स्मीयर जो है वो आपके प्लान में ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो वर्कअप इज़ वन इज़ के फॉर अंडरलाइंग काज का वर्कअप है, और दूसरा जो है वो आपका डिजीज़ की डायग्नोसिस का वर्कअप है। तो अब जहाँ बात है ट्रीटमेंट की, इसी तरह ट्रीटमेंट में भी आप बाज़ का कुछ जो है वो ट्रीटमेंट सपोर्टिव देते हैं। सपोर्टिव ट्रीटमेंट में जहाँ बात हम फीवर की कर रहे हैं, तो वहाँ फीवर की सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या है, फ्लूइड्स हैं, और इसी के साथ एंटीपायरेटिक्स जो हैं जैसे प्रोवैस या पैरासीटामोल है, दैट इज़ अ सपोर्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द फीवर। एंड ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और यू कैन से ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग काज, वो है अगर इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, और अगर इन्फ्लेमेशन है देन स्टीरॉइड्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस। And if it is the malignancy, so then depending upon the malignancy, either resection or chemotherapy or radiotherapy can be the treatment of choice. And then ward task. So why you have admitted this patient in your ward, do highlight the reason for it is going to help your junior doctors. अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि हमने वार्ड में पेशेंट को एडमिट क्यों किया है। इसमें for IV medications we have admitted the patient for IV medication, make sure कि वो चली जाएं। इसी तरह हमने पेशेंट का इनपुट और आउटपुट मॉनिटर करने के लिए, पेशेंट की वाइटल मॉनिटरिंग के लिए पेशेंट को एडमिट किया है। इसी तरह टू डू लैब्स के उसकी डेली लैब्स हों, इसके लिए एडमिट किया है। उसमें अगर आप ख़ास तौर पर मेंशन करना चाहें कि जी वार्ड टास्क में इसके जो डेली CBC होनी चाहिए प्रोग्रेस देखने के लिए। इसी तरह वाइटल मॉनिटरिंग में आप जो फ्रीक्वेंसी है डिपेंडिंग अपॉन, अगर पेशेंट शॉक का है तो 1 आवरली ब्लड प्रेशर, या अगर DK का पेशेंट है तो 6 आवरली ABCs, इस तरह का आप एक प्लान भी बना सकते हैं। इनपुट आउटपुट जो है आपको पता है, जहाँ पेशेंट्स फ्लूइड ओवरलोड के हों, AKI या CKD के हों, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने आउटपुट की बेस के ऊपर पेशेंट की फ्लूइड मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है। इसी तरह आपको पता है कि अगर पेशेंट को IV मेडिकेशन नहीं मिली तो पेशेंट इम्प्रूव नहीं करेगा। तो इस तरह ही, और डिपेंडिंग ऑन के पेशेंट की बीमारी क्या है, आप अपना प्लान जो है वो आल्टर करते जाएंगे। एंड दैट इज़ द ऑल अबाउट प्लान। ये हमारा एक खूबसूरत सा प्लान था। तो इसमें आप ये भी कह सकते हैं कि पैरामाउंट इम्पोर्टेंस के जो टास्क हैं वो आप उनको समराइज कर लें, जैसे कि 4-5 चीज़ें अहम हैं कि डेली CBC मस्ट हो, एंटीबायोटिक्स चलती रहें, और पेशेंट की जो है वो फ्लूइड्स मस्ट चलते रहें, ताकि अगर और कुछ हो ना हो तो ये 3-4 चीज़ें ज़रूर हो जाएं, क्योंकि ये इतने लंबे एक्सटेंसिव चीज़ों में समटाइम कुछ लोग इससे नहीं मैसेज गेट कर पाते। अब लास्ट पर जो मेरा स्टाइल है सोप नोट्स का, उसमें मैं एक और P ऐड करता हूँ, एंड द लास्ट P इज़ प्रॉब्लम्स। अब इसमें इशू क्या आता है, ये क्यों मैं लिखता हूँ या क्यों इसको सोप नोट्स में ऐड कर रहा हूँ, वो इसलिए कि अक्सर आपके पास बीइंग वर्किंग इन ए हॉस्पिटल मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं। जैसे you wanted to go for lumbar puncture of the patient but the family is not willing, so you can write here the problem is refusal of the family for necessary investigative procedure। ठीक है जी, इसमें आप ये मेंशन कर सकते हैं कि lack of availability of antibiotics in hospital and the patient is not affording। ठीक हो गया जी। इसी तरह अब आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि in spite of multiple time asking my junior doctor or my paramedical staff, they are not doing what you ordered them। ठीक है, आप इसमें वो प्रॉब्लम्स मेंशन कर सकते हैं। एंड यू कैन आल्सो मेंशन दैट द फैमिली इज नॉट विलिंग टू एक्सेप्ट ट्रीटमेंट जो आप उन्हें देना चाह रहे हैं, या they are in denial phase और they are fussy। फॉर एग्जांपल उनके बहुत से झगड़ालू किस्म के अटेंडेंट्स हैं। ये जो नोट्स हैं ये ज़िंदगी भर आपके लिए हमेशा आपको फ़ायदा देंगे।
और इन दी एंड आप यहाँ पर अपने साइन करें। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करता हूँ, पीजीआर हैं तो पीजीआर लिखते हैं, मेडिकल जो भी आप जहाँ काम कर रहे हैं टाइम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप साथ ही अपना जो नाम है क्लियर राइटिंग में वो मेंशन करें, अपनी यहाँ स्टैंप लगाएं और इस तरह फिर आप जो है वो अपने इस पूरे एक डेली प्रोग्रेस नोट्स जो कि 100 नोट्स है उसको कंप्लीट करेंगे जब, तो आपको बहुत सी ढेर सी शाबाश मिलेगी और आप खुद भी फील करेंगे कि यार क्या मज़ा आया है पेशेंट की असेसमेंट का। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा और अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़। इस मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।